आदित्य क्लासेस एग्जाम गुरु चैनल में आप सबका स्वागत है। एलटी ग्रेड जीएस स्पेशल क्लास ये चला जा रहा है। क्लास 1 है, याद रखिएगा। सभी प्रश्न जो है आपके उत्तर प्रदेश लोक सेवा परीक्षा पैटर्न पे आधारित 30 प्रश्न होगा, सभी के लिए अनिवार्य होगा। बिल्कुल इस क्लास को अंत तक बने रहिएगा। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से संबंधित जो भी प्रश्न आएगा अब इसमें आपको शामिल किया गया है। पहला प्रश्न है, इजराइल देश ने, करेंट का प्रश्न है, इजराइल देश ने 2025 में ईरान के लिए परमाणु सुविधाओं को निशाना बनाते हुए कौन सा अंतर्राष्ट्रीय अभियान चलाया? ऑपरेशन टू प्रॉमिस, ऑपरेशन सिंदूर, ऑपरेशन राइजिंग लायन, इनमें से कोई नहीं। याद रखिएगा, मेरे जो भी सवाल होते हैं समझ लीजिएगा, मटर जैसे निकाला जाता है, एक एक दाना निकाल दूंगा, पोस्टमार्टम कर दूंगा, एग्जाम में जीएस के पेपर की ऐसी की तैसी करवा दूंगा आपसे। देखिएगा इजराइल पेपर जो है कौन सा, इसमें से ऑपरेशन टू प्रॉमिस, ऑपरेशन सिंदूर, ऑपरेशन राइजिंग लायन। अब यहाँ देखिएगा दो प्रश्न आएगा आपके एग्जाम में। एक तो आएगा इजराइल ने ईरान के लिए, ठीक है, इजराइल ने ईरान के लिए, और जो है ईरान ने इजराइल के लिए। तो यहाँ पूछ रहा है इजराइल ने ईरान के लिए, तो ऑपरेशन राइजिंग लायन होगा, याद रखिएगा। ये इसने ईरान ने इजराइल के लिए। अगर यही प्रश्न ऐसे पूछ दे कि जो है ईरान ने इजराइल के लिए, ईरान ने इजराइल के लिए अगर पूछ दे तो क्या होगा? इसके लिए आंसर होगा आपका ऑपरेशन टू प्रॉमिस, ये हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। ऑपरेशन सिंदूर भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ऑपरेशन सिंदूर में जो है भारत ने पाकिस्तान पे किस डेट को किया था? तो ये डेट याद रखिएगा 6 मई की रात को, ठीक है, 6 मई की रात को। आप ऐसे रहेगा क्या 6-7 मई की रात ऐसे आ सकता है, तो 6 मई की रात को याद रखिएगा, ठीक है। तो इजराइल के प्रधानमंत्री कौन है? बेंजामिन जो है, बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल के प्रधानमंत्री है, याद रखिएगा। ऑपरेशन ये भी आ सकता है कि अभी हाल में जो है ईरान के किस राष्ट्रपति की मृत्यु जो है हेलीकॉप्टर दुर्घटना में हुई है? तो इब्राहिम रईसी का नाम याद रखिएगा, आपके एग्जाम में आ सकता है। चाबहार बंदरगाह भारत ने जो किस देश के साथ जो है 10 वर्षों के लिए समझौता किया है? तो ईरान देश के साथ याद रखिएगा समझौता किया है, ठीक है। आइए दूसरे प्रश्न पर देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, द पुस्तक द प्रॉमिस्ड लैंड किसकी रचना है? कैलाश सत्यार्थी, श्री राम बहादुर राय और डॉक्टर प्रभात ओझा और बराक ओबामा। याद रखिएगा द प्रॉमिस्ड लैंड किसका है? द प्रॉमिस्ड लैंड जो है बराक ओबामा का है, याद रखिएगा। चौथा प्रश्न है, कैलाश सत्यार्थी का आत्मकथा का नाम है दिया सलाई, आ सकता है। ये कौन है भाई कैलाश सत्यार्थी? मध्य प्रदेश के हैं, याद रखिएगा, मध्य प्रदेश के हैं, और 2014 में जो है शांति का नोबेल पुरस्कार पाए थे। किसके साथ पाए थे? तो पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई के साथ पाए थे। सबसे कम उम्र की नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली कौन है? मलाला यूसुफजई है, ठीक है। तो शांति का नोबेल पुरस्कार इन्हें दिया गया था 2014 में कैलाश सत्यार्थी को। इनकी आत्मकथा का नाम क्या है? दिया सलाई है, आपके एग्जाम में आ सकता है। संस्कृत के 5 अध्याय एक पुस्तक है, याद रखिएगा। क्यों इंपॉर्टेंट है ये पुस्तक? क्योंकि प्रधानमंत्री ने जो भी भाषण दिया था इस पुस्तक में संकलित किया गया है, याद रखिएगा। पुस्तक का नाम क्या है? संस्कृत के 5 अध्याय। और उन 5 अध्यायों को संकलन किसने किया था? प्रस्तावना किसने दिया था? तो एक तो याद रखिएगा श्री राम बहादुर राय ने क्या किया था? संकलन किया था। थोड़ा सा स्कोर में पतला कर देता हूं, क्या किया था? संकलन किया था। और प्रभात ओझा ने इसने प्रस्तावना दिया था, इसने प्रस्तावना दिया था, ठीक है, और इसने संकलन किया था। यानी इन दोनों लोगों ने मिलकर एक पुस्तक लिखा जिसका नाम क्या है? संस्कृत के 5 अध्याय। संस्कृत के 5 अध्याय इन्होंने पुस्तक लिखा। और यह पुस्तक क्या है? पीएम नरेंद्र मोदी के, याद रखिएगा, पीएम नरेंद्र मोदी के याद रखिएगा, इसमें भाषण का संकलन है, भाषण का संकलन है, आपको एग्जाम में आ सकता है। यानी चारों पॉइंट आपके लिए महत्वपूर्ण है। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। 2025 में चर्चा में रहा राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? याद रखिएगा मसाला का। अभी वो करंट में जो इसमें रिपोर्ट निकल के आई है, करंट में रिपोर्ट निकल के आई है कि सबसे अधिक जो है काली मिर्च कहाँ हो रहा है, सबसे अधिक काली मिर्च कहाँ हो रहा है, सबसे अधिक छोटी इलायची कहाँ हो रहा है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। अब बताइए इसमें से राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? कोच्चि केरल में है, बेंगलुरु कर्नाटक में है, कोलकाता पश्चिम बंगाल में है, या निजामाबाद तेलंगाना में है? तो याद रखिएगा राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का मुख्यालय जो है चर्चा में रहा निजामाबाद जो है तेलंगाना में है। कोच्चि केरल में क्या है? कोच्चि केरल में अगर पूछा जा सकता है भारत में रबड़ बोर्ड, ठीक है, रबड़ बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? कोच्चि केरल में है। पूछा जा सकता है आपका जो है कॉफी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? कॉफी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? या पूछा जा सकता है चाय बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? चाय बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? ये आपके एग्जाम में आ सकता है। चाय सबसे अधिक कहाँ होता है? आसाम में होता है, लेकिन चाय बोर्ड का मुख्यालय पश्चिम बंगाल में है, कोलकाता में है। ठीक वैसे ही प्रश्न पूछा जाता है। आयोग के जितने भी प्रश्न होते हैं सभी किताबों के याद रखिएगा, सभी प्रश्नों को मैंने गहराई से 2-3 बार अध्ययन किया है। उस अध्ययन करने के बाद इन प्रश्नों को मैंने तैयार किया है। उनके अध्ययन करने के बाद इन प्रश्नों को डिजाइन मैंने किया है। और अब ध्यान से देखिएगा, एक प्रश्न एक नहीं होता है, मेरे 5-5 प्रश्न होते हैं।
या ध्यान से सुनिएगा मैं बताना क्या चाह रहा हूं। जैसे प्रश्न कैसे डाउट करता है, प्रश्न पूछता है सबसे अधिक गन्ना कहाँ होता है, सबसे अधिक गन्ना उत्तर प्रदेश में होता है, तो सबसे अधिक चीनी कहाँ होता है, तो जब गन्ना उत्तर प्रदेश में हो रहा है तो चीनी भी होना चाहिए, लेकिन चीनी सबसे अधिक कहाँ, महाराष्ट्र में होता है, क्योंकि गन्ने के साथ साथ शकरकंद से कई चीजों से वो चीनी निकालते हैं। जैसे पूछता है कि काली मिट्टी पर सबसे अच्छी फसल कौन सी होती है, कपास होती है, कपास सबसे अधिक कहाँ होता है, गुजरात में होता है, लेकिन काली मिट्टी सबसे अधिक कहाँ है, तो महाराष्ट्र में है। डाउट हुआ। लेकिन कपास सबसे अधिक कहाँ, गुजरात में, लेकिन कपास अनुसंधान केंद्र कहाँ है, नागपुर में। दिक्कत हुआ। जैसे पूछा जूट कहाँ है सबसे अधिक, तो जूट कहाँ होता है, पश्चिम बंगाल में, तो जूट अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो बैरकपुर में है। वो तो समझ में आ रहा है, वो कहाँ है, बैरकपुर में। ठीक है, ऐसे कंट्रास्ट प्रश्न पूछे जाते हैं, बिल्कुल आप इसको तैयार रहिएगा। जो कुछ भी मैं बोल रहा हूँ, जो कुछ भी मैं लिख रहा हूँ, जो कुछ प्रश्नों देख रहा हूँ, सबको ध्यान से देखिएगा, आराम से धीरे धीरे बोल के सुन के, आपके एग्जाम में पता नहीं कौन सा प्रश्न आ जाए, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। 2026 में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कहाँ हुआ, कहाँ हुआ, नगावा जापान में हुआ, तो नहीं। एक तो याद रखिएगा, ये सभी खेल 2026 में होंगे। कहाँ होंगे, 2026 में सभी खेल होंगे, आपको याद करना चाहिए। अब कौन खेल कहाँ से होगा, तो सबसे पहले प्रश्न का उत्तर दे देते हैं हम लोग। राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कहाँ होगा, नागोया जापान में, अमेरिका मैक्सिको कनाडा में, ग्लासगो स्कॉटलैंड में, और बेल्जियम और नीदरलैंड में। तो राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन याद रखिएगा कहाँ होगा, ग्लासगो स्कॉटलैंड में, सी आंसर होगा। नागोया जापान में क्या होगा, एशियाई खेल होगा। एशियाई खेल कहाँ होगा, जो है नागोया जापान में होगा, याद रखिएगा। अमेरिका मैक्सिको कनाडा में क्या होगा, तो फीफा फुटबॉल कप होगा, विश्व फुटबॉल कप होगा, फीफा विश्व फुटबॉल कप होगा। ठीक है, कप होगा। नेक्स्ट बात देखिएगा, बेल्जियम और नीदरलैंड में क्या होगा, तो पुरुष विश्व हॉकी कप होगा। कहाँ होगा, ये चारों पॉइंट आप देख लीजिएगा, एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। आइए 5वां पॉइंट देखते हैं। ऊर्जा का 10% नियम देने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या है, ग्रिफिथ टेलर, रामदेव मिश्र, एजी टांसले और जो है लीडमैन। किसने दिया था, ठीक है। तो मानव और पर्यावरण के अंतर संबंध में नवनियतवादी सिद्धांत, याद रखिएगा, नवनियतवादी सिद्धांत किसने दिया था, ग्रिफिथ टेलर ने दिया था। ठीक है, नवनियतवादी जो है सिद्धांत किसने दिया था, जो है आपका ग्रिफिथ टेलर ने दिया था। प्रोफेसर रामदेव मिश्र जो है भारत के पारिस्थितिकी तंत्र के, ठीक है, पारिस्थितिकी तंत्र के ये क्या है, जनक हैं। और एजी टांसले क्या है, ये जो है इकोलॉजी के याद रखिएगा, इकोलॉजी के क्या है, ये फादर ऑफ इकोलॉजी के ये भी जनक है। ठीक है, कह सकते हैं। और अर्नेस्ट हैक्ले का नाम सुने होंगे, अर्नेस्ट जो है हैक्ले, इन्होंने शब्द दिया था। हैक्ले ने क्या था, शब्द दिया था, याद रखिएगा। ठीक है, आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो 10% का नियम कौन दिया था, लीडमैन ने दिया था। ये क्या कहते हैं, लीडमैन कहते हैं कि जब कोई पौधा है, अगर कोई पौधा है, इस पौधे के आप देख रहे होंगे, पौधा क्या होता है, उत्पाद होता है। पौधा क्या होता है, उत्पाद होता है। यदि इस पौधे को खा गया, कौन खा गया, टिड्डा खा गया। और इस टिड्डे को कौन खा गया, मेढक खा गया। इस मेढक कौन खा गया, सांप खा गया। इस सांप को कौन खाया, बाज खा गया। अब क्या होगा, अब ये जो सूर्य के प्रकाश में जो फोटोसिंथेसिस किया, प्रकाश संश्लेषण किया, जब ये पौधा जो है 30 से 35, कहा जाता है कि 35 से 37 डिग्री सेल्सियस जो है आपका प्रकाश संश्लेषण, जो इस डिग्री में अच्छा जो है प्रकाश संश्लेषण होता है। सूर्य के प्रकाश में जब इसने प्रकाश संश्लेषण किया, जाइलम द्वारा जड़ों से जो है जल लिया, और फ्लोएम उत्तक द्वारा जो है सभी पौधों में जो है खनिज लवण और जो है पोषक तत्व को पहुंचा दिया। और जब भोजन बनाया, अगर इस भोजन को इसने खाया, किसने खाया, टिड्डा ने खाया, तो जब टिड्डा खाएगा तो क्या होगा, इसमें से 90% ऊर्जा क्या होगा, ह्रास हो जाएगा, और केवल 10% ऊर्जा ही बचेगा। फिर अगर ये इसको खा गया तो क्या होगा, इसको भी खाने में, पचाने में 90% ऊर्जा समाप्त हो जाएगी और 10% ऊर्जा ही बचेगी। फिर अगर मेढक सांप को खा गया तो क्या होगा, इसमें भी वही कहानी होगी, -90% ऊर्जा समाप्त हो जाएगी और 10% ऊर्जा मिलेगी। पुनः इसमें भी वही कहानी होगी। अब आप बताइए, शाकाहारी खाने में फायदा है कि मांसाहारी खाने में फायदा है, शाकाहारी खाने में फायदा है ना। इसी को जो है कहा जाता है लीडमान का नियम, यानी हम लोग अपनी ऊर्जा 10% क्यों नुकसान करें, और तमाम बीमारियां हो रही है, खैर छोड़िए उसको, आंसर क्या होगा, लीडमान का नियम। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्नों को देखते हैं, ध्यान से बने रहिएगा। प्रश्न आपको निश्चित ही आयोग के प्रश्नों के अनुसार ही बनाया हूं, निश्चित ही मैं चाहता हूं आपको याद हो जाए। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, मात्र 99 रुपए में प्रचार के लिए, समझ लीजिए, कोई कोर्स मेरा 999 के नीचे नहीं है, 2017 से यूट्यूब पे हूं, आप देख लीजिएगा। 99 रुपए का LT स्पेशल बैच, LT कुंजी बैच इसका नाम रखा हूं। टेस्ट सीरीज उपलब्ध है, लिमिटेड सीट है, स्टार्टिंग के कुछ बच्चों के लिए है, याद रखिएगा। अभी आप लेंगे तो 99 रुपए में 3 महीने के लिए,
और आप मेरा टेस्ट PDF और टेस्ट को जो है प्रिंट आउट निकाल सकते हैं और उसे आप मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हैं, लैपटॉप में देख सकते हैं, कहीं भी इसको देख सकते हैं। आप मोबाइल में तुरंत आदित्य क्लासेस एग्जाम को डाउनलोड करिए। व्हाट्सएप नंबर 979596 है, इस पे मैसेज या कॉल करके कुछ समझ सकते हैं, ठीक है। और कुछ जो है मात्र 500 बच्चों के लिए सुविधा दिया गया है, आगे इस सुविधा को रेट बढ़ा दिया जाएगा, ठीक है। और ये जो जिन लोगों को पुस्तक लेना है, मैंने पुस्तक लिखा है महत्वपूर्ण बिखरे हुए तथ्यों को ऑनलाइन में कर दिया है। आपको अमेजन, फ्लिपकार्ट या हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है examsiddhi.com से ले सकते हैं। 50% किताब पे डिस्काउंट है और डिलीवरी चार्ज भी फ्री है। एकदम जो है इस समय सस्ता में बुक आप ले सकते हैं। जो लोग नए हैं जिससे जुड़ जाइए जो है टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप से। और जो है जिन लोग को LT, GIC, GDC के लिए बैच लेना है वो 999 वाला बैच ले सकते हैं, ठीक है। वो 1 साल की वैलिडिटी है। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। वर्तमान में मिट्टी के बिना पौधे जो उगाए जाते हैं क्या कहा जाता है? उन्हें क्या कहा जाता है? यूरिथर्मल कहा जाता है, हाइड्रोपोनिक्स कहा जाता है, प्रीडेटर्स कहा जाता है, इकोलॉजिकल फुटप्रिंट कहा जाता है। उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें हाइड्रोपोनिक्स कहा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। यूरिथर्मल किसे कहा जाता है? वह वृक्ष, वह पौधा या वह वृक्ष जो है वो जो है 12 महीने या साल भर जो है सभी ताप पर वो अपने आप को अनुकूल कर ले, उसे यूरिथर्मल कहा जाता है। प्रीडेटर्स किसे कहा जाता है? वह जंतु जो अपने जीवन निर्वाह के लिए दूसरे जंतु पर निर्भर हो। जैसे मनुष्य के शरीर में जुए होते हैं, सर में आप जानते हैं खटमल होते हैं, आप सुने होंगे खटमल। तो वो क्या होते हैं? जीव जो है दूसरे जीव पे निर्भर होते हैं, उन्हें जो है प्रीडेटर्स कहा जाता है। इकोलॉजिकल फुटप्रिंट थोड़ा समझिएगा, ये नया शब्द है, एग्जाम में, आयोग की परीक्षा में आ सकता है। ये क्या होता है? ये जैसे पृथ्वी पर, ठीक है, पृथ्वी पर जो प्राकृतिक या कह सकते हैं प्राकृतिक संसाधन है, ठीक है। इस पृथ्वी प्राकृतिक संसाधन का मानव यदि दोहन करता है या जो है इसका नवीनीकरण करता है तो इसका जो चार्ट बनाया जाएगा, जो इसका रिजल्ट आएगा, उसी को इकोलॉजिकल ब्लूप्रिंट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? आंसर क्या होगा? दूसरा होगा। नेक्स्ट आइए, किस नगदी फसल का उत्तर प्रदेश की कृषि में महत्वपूर्ण योगदान है? सबसे पहले हम जानेंगे नगदी फसल क्या है। वह फसल किसान अगर अपने खेत में काट दे तो काट देने के बाद उसको तुरंत बेचना चाहिए, वो बेचेगा, रखेगा नहीं, स्टोर नहीं करेगा, नहीं तो उसका नुकसान होगा, ठीक है। तो उसे नगदी फसल कहा जाता है। तो किसका योगदान है? रबड़ का, कॉफी का, गन्ना का, कपास का। तो सब्सिडी किसका है? गन्ना का। उत्तर प्रदेश में क्या होता है? गन्ना होता है। रबड़ कहाँ होता है? रबड़ वही होता है जहाँ 1498 में जो है वास्को डी गामा आया था, केरल में। काफी सब्सिडी कहाँ होता है? तो काफी सब्सिडी कर्नाटक में होता है, ठीक है। सोना सब्सिडी उत्पादन कहाँ होता है? सोना कर्नाटक में। चंदन भी कर्नाटक में। मक्का भी कर्नाटक में, याद रखिएगा। रेशम भी कर्नाटक में, ये आपके एग्जाम में पूछेगा। सूरजमुखी भी कर्नाटक में होता है, ठीक है। और कपास कहाँ? अभी हमने बताए थे गुजरात में। किस मिट्टी पे होता है? काली मिट्टी पे होता है, याद रखिएगा, काली मिट्टी पे होता है। काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? रेगड़ मिट्टी। और क्या नाम है? स्वतः जुताई मिट्टी। और क्या नाम है? चरनोजम मिट्टी, याद रखिएगा। सबसे अधिक काली मिट्टी कहाँ? महाराष्ट्र में, ठीक है। तो नगदी फसल पर उत्तर प्रदेश की कृषि में महत्वपूर्ण योगदान है किसका? गन्ना का महत्वपूर्ण योगदान है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? वर्धा में, कोझिकोड में, बंबई में और कलकत्ता में। तो याद रखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन आपको मालूम होगा कहाँ हुआ था? बंबई में हुआ था। कब हुआ था? 28 दिसंबर को हुआ था। 28 दिसंबर 1885 को हुआ था, याद रखिएगा। और उसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी थे। और जो है उसके संस्थापक सदस्य कौन थे? एओ हुम थे। उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? डफरिन थे। इसका पहले नाम था भारतीय राष्ट्रीय संघ। और कहाँ होने वाला था? सूरत होने वाला था, गुजरात में। लेकिन जो है वहां प्लेग फैल गया तो फिर कहाँ हुआ? जो है 1 साल बाद 85 में बंबई में हुआ। अब उसका नाम रख दिया गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, यानी भारतीय राष्ट्रीय संघ से कांग्रेस पूछता है किसने नाम रखा? तो दादा भाई नौरोजी ने रखा। दादा भाई नौरोजी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कितनी बार अध्यक्ष बने थे? तो 3 बार अध्यक्ष बने थे। तो दादा भाई नौरोजी कौन है? तो दादा भाई नौरोजी वही हैं जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो है प्रथम पारसी अध्यक्ष बने थे।
जिन्होंने धन निकासी का सिद्धांत अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया में दिया था। ब्रिटिश पार्लियामेंट के प्रथम सदस्य जो है याद रखिएगा भारतीय सदस्य दादा भाई नौरोजी बने थे, जिन्हें भारत का भीष्म पितामह के नाम से जाना जाता है, जिन्होंने भारत में जेल में बंद कैदियों के आधार पर सबसे पहले गरीबी का आकलन किया था, जिसने भारत में सबसे पहले 1867 में जो है राष्ट्रीय आय की गणना किया था, वो दादा भाई नौरोजी याद रखिएगा। उनका एक नारा था, भारत भूख से मर रहा है। खैर आगे चलते हैं हम लोग। वर्धा के विषय में अगर हम आपसे कहें वर्धा में क्या हुआ था, तो 1937 में याद रखिएगा महात्मा गांधी ने बुनियादी शिक्षा की नींव रखी थी। ठीक है, 7 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए काम के साथ पढ़ाई के साथ कमाई बात की बात करेंगे। कोझिकोड कहाँ है, केरल में। ठीक है, और यहीं पे 1498 में वास्को डी गामा प्रथम पुर्तगाली जो है आया था, और उस समय वहां का शासक कौन था, जिमेरियन वहां का शासक था। और प्रथम जो है पूछा जाए पुर्तगाली कौन था, तो जो है ऑलिवर गवर्नर था, एल्टी में भी आया हुआ था। तो पुर्तगाल की राजधानी क्या है, लिस्बन है। प्रथम कौन आया था, वास्को डी गामा आया और जाके यूरोप में हल्ला कर दिया। ऐसा है कि 1 रुपए का सामान, 1 पैसे का सामान का 60 पैसा मिलता है। यूरोपीय भाग के सब आने लगे लाइन से। भारतीय राष्ट्रीय इतिहास वाली क्लास देखिएगा, उसमें उन्हें बता रखा है। ठीक है, और कलकत्ता में पूछेगा अंग्रेजों ने सबसे पहले कहाँ कब्जा करना शुरू किया, तो कलकत्ता में। सबसे पहले मेडिकल कॉलेज की स्थापना 1835 में विलियम बेंटिंग के समय कहाँ खुला, कलकत्ता में। सबसे पहले लॉर्ड क्लाइव ने कहाँ जो है प्लासी का युद्ध लड़ा, जो है किसको हराया, तो पश्चिम बंगाल में। याद रखिएगा कलकत्ता में उन्होंने सबसे पहले अपनी राजधानी बनाई थी। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना भी जो है 1774 में वारेन हेस्टिंग के समय कलकत्ता में हुआ था। एलिजा एम्पे प्रथम उसके जज बने थे। अब इसका आंसर क्या हो रहा है, सी। नेक्स्ट आइए, निम्नलिखित में से कौन सी नहर उत्तर प्रदेश में अवस्थित नहीं है, कौन सी नहर उत्तर प्रदेश में नहीं है, शारदा नहर। ये तो हो सकता है क्योंकि शारदा नहर उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा नहर है। सबसे लंबा नहर उत्तर प्रदेश का कौन, शारदा नहर। भारत का सबसे लंबा नहर कौन सा है, इंदिरा गांधी नहर। विश्व का सबसे लंबा नहर कौन सा है, तो स्वेज नहर। स्वेज नहर किन 2 सागरों को मिलाता है, भूमध्य सागर और लाल सागर को मिलाता है। इंदिरा गांधी नहर जो है राजस्थान में आती है, तो राजस्थान को नहरों का राज्य कहा जाता है। उसका पानी जो है उधर पाकिस्तान में भी चला जाता है, तो पाकिस्तान को भी नहरों का जो है देश कहा जाता है, और नहरों की नदी बांग्लादेश को कहा जाता है। आइए आगे देखते हैं, हनुमानगढ़ नहर जो है ये है कहाँ, ये राजस्थान में है, इसलिए आंसर आपका यही होगा। बेतवा नदी याद रखिएगा, माता टीलाबाद, ये जो है आपका भारत में। ठीक है, नेक्स्ट आइए, 22 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो 22 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है भाई, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, 16 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, 7 अप्रैल को मनाया जाता है। और विश्व शिक्षा दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। लेकिन बहुत खास दिवस है, 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस भी मनाया जाता है। 24 जनवरी को याद रखिएगा आपका राष्ट्रीय बालिका दिवस भी मनाया जाता है। राष्ट्रीय बालिका दिवस भी जो है 24 जनवरी को मनाया जाता है। याद रखिएगा, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस पूछता तो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर होता, यहाँ विश्व शिक्षा दिवस पूछ रहा है, इसलिए 24 जनवरी बचा क्या, पृथ्वी दिवस याद रखिएगा 22 अप्रैल को मनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन रक्त और लौ की नीति में विश्वास करता था, कौन सा भाई ऐसा था जो लॉ एंड ऑर्डर की नीति की विश्वास करता था, बलबन, ऐबक, रजिया और इल्तुतमिश। याद रखिएगा, तो लॉ एंड ऑर्डर की नीति लाने वाला कौन था, इसमें से बलबन था, नीति खुदाई जिल्ले इलाही कहा करता था, याद रखिएगा। और ऐबक ने क्या किया था, कुतुब मीनार बनवाया था। अभी एक ही मंजिला बना था, तो घोड़े से गिरकर और चौगान खेलते हुए कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक को पील बख्श, लाक्स बख्श की उपाधि दिया गया था, याद रखिएगा। और बाकी का जो है कुतुब मीनार का निर्माण इसका जो है दामाद इल्तुतमिश ने कराया था। ठीक है, अब यहाँ देखिएगा आप इल्तुतमिश याद रखिएगा, दास्ता से मुक्त होने वाला प्रथम शासक अगर पूछेगा तो क्या होगा, इल्तुतमिश। और इल्तुतमिश की लड़की क्या नाम था, रजिया सुल्तान। आपके एग्जाम में पूछे दिल्ली सल्तनत की प्रथम महिला का नाम बताइए, क्या आंसर बताएंगे, रजिया सुल्तान। कब शासक बनी थी, 1236 से लेकर 1240 तक ये शासक बनी थी, याद रखिएगा। और पूछ दे भारत की प्रथम महिला शासिका, आपसे कमेंट बॉक्स में पूछ रहा हूं, अभी मैंने पूछा, मसालों का राजा काली मिर्च को कहा जाता है, मसालों की रानी इलायची को कहा जाता है, जैसे फलों का राजा आम को कहा जाता है, और जो है फलों की रानी लीची को कहा जाता है। जितने चीची होती हैं वो रानी होती हैं, याद रखिएगा। तो बताइए काली मिर्च सबसे अधिक कहाँ होता है वर्तमान में, और इलायची सबसे अधिक कहाँ होता है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और भारत की प्रथम महिला शासिका
प्रथम महिला शासिका रजिया सुल्तान नहीं होगी। भारत की प्रथम महिला शासिका का नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। सातवाहन वंश की सातकर्णी प्रथम की पत्नी थी, याद रखिएगा, क्या नाम था उसका। ठीक है, नेक्स्ट आइए, पंचायती राज सर्वप्रथम कहाँ जो है आरंभ हुआ। पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले कहाँ आरंभ हुआ सॉरी, कहाँ आरंभ हुआ? महाराष्ट्र में, बिहार में, राजस्थान में, तो आंध्र प्रदेश में। आंसर क्या होगा? राजस्थान में। राजस्थान में कहाँ? जहां सबसे अधिक मेथी होता है। मेथी कहाँ? नागौर में होता है। यानी पंचायती राज व्यवस्था जो है नागौर में। तो पंचायती राज व्यवस्था का जो है विरोधी कौन थे? 6 दिसंबर 1956 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आधुनिक मनु का जो है पुण्यतिथि है, और 56 में मरने के बाद 57 में भारतीय पंचायती राज व्यवस्था बलवंत राय मेहता की समिति पर सुझाव किया गया। लेकिन इसे लागू कब किया गया? 2 अक्टूबर, याद रखिएगा, 2 अक्टूबर 1959 को जो है लागू किया गया। कहाँ? नागौर में लागू किया गया और आंध्र प्रदेश में लागू किया गया। उसके बाद जो है पंचायती भारत में व्यवस्था त्रिस्तरीय व्यवस्था कर दिया गया। आपके एग्जाम में पूछे उत्तर प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था कितने स्तर का है, तो 3 स्तर का है। कहीं कहीं पहाड़ी क्षेत्रों में नियम का अपवाद है, इसको बाद में थ्योरी में बताएंगे। लेकिन जो 1977 में जब भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई, उस समय जो है अशोक मेहता समिति आई थी। उसने कहा जो पंचायती त्रिस्तरीय है, जिला स्तर, ब्लॉक स्तर और ग्राम स्तर। तो इसमें से ब्लॉक स्तर को हटा दिया जाए, बस 2 ही स्तर किया जाए, जिला स्तर और ग्राम स्तर को किया जाए। ठीक है, तो कहीं कहीं द्वितीय स्तर भी है, याद रखिएगा। बिहार के विषय में क्या प्रश्न पूछेगा? मुख्यमंत्री भारत दर्शन योजना कहां शुरू किया गया? कक्षा 9 से 12 तक के बच्चों को किताबी ज्ञान से बाहर निकालकर वास्तविक ज्ञान से जोड़ा जाए, तो मुख्यमंत्री भारत दर्शन योजना शुरुआत कहां हुआ? बिहार में हुआ। आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि 2025 में या पिछले साल 2024 में सबसे अधिक जीएसटी संग्रह करने वाला राज्य कौन सा है? तो महाराष्ट्र है। कृषि के क्षेत्र में सोलर पैनल सबसे अधिक बांटने वाला कौन है? महाराष्ट्र है। सबसे अधिक, याद रखिएगा, पर्यटकों को आकर्षित करने वाला कौन सा है? महाराष्ट्र है। और जो है अनाथ बच्चों के लिए 1% नौकरी देने वाला कौन है? महाराष्ट्र है, याद रखिएगा। गणेश उत्सव को राष्ट्रीय उत्सव जो है किसने घोषित किया? तो महाराष्ट्र ने घोषित किया। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जारवा जनजाति कहाँ पाई जाती है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, अंडमान निकोबार। याद रखिएगा, जारवा जनजाति अंडमान निकोबार में पाई जाती है। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक, याद रखिएगा, सबसे अधिक मध्य प्रदेश में वन सबसे अधिक है। और वन में एक जाति रहती है जिसका नाम क्या है? अनुसूचित जनजाति। यानी सबसे अधिक जो है जनजाति कहाँ? मध्य प्रदेश में। और कौन सी जनजाति? गोंड जनजाति, याद रखिएगा, सबसे अधिक। तब भारत की सबसे पुरानी जनजाति का नाम क्या है? भील जनजाति, याद रखिएगा। भील जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो राजस्थान में पाई जाती है। उत्तर प्रदेश में एक जनजाति पाई जाती है, थार जनजाति, याद रखिएगा, थार जनजाति पाई जाती है। उत्तर प्रदेश में क्या करता है? थारू जनजाति पाई जाती है उत्तर प्रदेश में। दीपावली का शोक के जो है त्योहार के रूप में थारू जनजाति मनाती है उत्तर प्रदेश में। हिमालय के तराई क्षेत्र, महाराजगंज, गोरखपुर क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक है, अब इसी पे मुझे एक बात याद आ गया। यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में दीपावली को शामिल किया और वो अमूर्त विरासत सूची में शामिल किया। तो वो किस क्रम का है? तो 16वें क्रम का है, याद रखिएगा, आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, और विरासत तो 44 स्थलों को भारत में शामिल किया है। अभी 44 स्थल में कौन है? 12 किले हैं। मराठा सैन्य प्रदेश के 12 किले हैं। 11 किला महाराष्ट्र में है और 1 किला तमिलनाडु में है। उस किला का नाम है जिंजी किला नाम है, याद रखिएगा, आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट आइए सॉरी, भारत में कन्याकुमारी कहाँ है? भारत में कन्याकुमारी कहाँ है? गर्म पानी लाइए। भारत में कन्याकुमारी कहाँ है? भूमध्य रेखा से उत्तर दक्षिण, कर्क रेखा के उत्तर, मकर रेखा से दक्षिण और भूमध्य रेखा के उत्तर। देखिएगा, इसमें से आपको ये चित्र एकदम जुबान की नोक पर तोते की तरह याद होना चाहिए, तब जाके बहुत सारे प्रश्न आपके हल हो जाएंगे। अगर ये पृथ्वी है तो इस पृथ्वी पे 0 अंश पर अगर कोई रेखा खींच दें, ये रेखा कौन सी हो जाएगी? भूमध्य रेखा हो जाएगी। क्या हो जाएगी? भूमध्य रेखा। इसी को याद रखिएगा इक्वेटर लाइन या विषुवतीय रेखा के नाम से जाना जाता है। एकदम इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 23.5 अंश पे उत्तर की ओर, ये उत्तर हो जाएगा या दक्षिण हो जाएगा? उत्तर की ओर कौन सी रेखा है? तो कर्क रेखा है। कौन सी रेखा है? कर्क रेखा है। कर्क
उत्तक रेखा भारत के कितने राज्यों को काटती है? 8 राज्यों को काटती है। सबसे लंबी किसको काटती है? तो एमपी को काटती है, याद रखिएगा। और नीचे 23.5 अंश पे कौन सी रेखा है? 23.5 अंश पे नीचे जो है जो रेखा है उसे मकर रेखा कहते हैं। कौन सी रेखा कहते हैं? मकर रेखा कहते हैं। और यह जो रेखा है ये जो है 66.5 अंश पे है, इस रेखा को क्या कहते हैं? आर्कटिक रेखा कहते हैं। और पूछा है आपके एग्जाम में, आयोग की परीक्षा में पूछा है, इस जो है इसको क्या बोलते हैं? उत्तरी ध्रुव बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं? दक्षिणी ध्रुव। यहाँ पे बोलेंगे ये जो रेखा है 66.5 अंश पे, इसको अंटार्कटिका रेखा कहते हैं। कौन सी रेखा कहते हैं? अंटार्कटिका रेखा कहते हैं, याद रखिएगा। 9 लिखा है अंटार्कटिका आर्कटिक रेखा, और बाकी ये क्या है? दक्षिणी ध्रुव है। ध्रुवों पे दिन और रात बराबर होता है, याद रखिएगा। 6 महीने दिन 6 महीने रात होता है, 12 महीने बर्फ से ढका होता है। उत्तरी ध्रुव की खोज रॉबर्ट पियरे ने किया था, दक्षिणी के एमर्सन ने किया था। कहा जाता है आर्कटिक पर या उत्तरी ध्रुव पर सह्याद्री के नाम से भारत का जो है वैज्ञानिक शोध संस्थान है। और दक्षिण ध्रुव पे भारत का कौन कौन है? तो मैत्री है, याद रखिएगा। भारती है, गंगोत्री है, गंगोत्री बंद हो चुका है। मैत्री 2 के नाम से 25 में नया खोल दिया गया है, उसी को मॉडिफाई कर दिया गया, ठीक है। 12 में भारती खोला गया था। प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है कि भारत में कन्याकुमारी कहाँ है? कन्याकुमारी कहाँ है? तमिलनाडु में। भारत का मुख्य भूमि से सबसे आखिरी बिंदु कौन सा है? कन्याकुमारी है। तो कन्याकुमारी अब बताइए कहाँ है? दीजिए इसमें बताइए कन्याकुमारी कहाँ है? अगर आपका विषय कमजोर है, जीएस में डर लग रहा है, इस क्लास से चिपक जाइए, इस क्लास से चिपक जाइए। पहला नंबर का क्लास है, बौछार करने वाला हूं क्लासों का, सैकड़ों क्लास दे दूंगा आपको। इस क्लास से लग जाइए, निःशुल्क क्लास है, समझ लीजिएगा। अब इसके पहले मैंने असिस्टेंट प्रोफेसर का क्लास लिया था, उसमें 16-17 अप्रैल 2025 में था। मेरे पढ़ाए हुए से क्रम से आए थे, मैंने प्रमाण के साथ दिखाया था, आपको भी अभी दिखा दूंगा। उसके बाद एलटी ग्रेड में पढ़ाया हुआ आया था, सीधा आया था। अगर आपकी पहली क्लास है तो इस क्लास को अच्छा लगे थोड़ा लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब देखिए प्रश्न पे आते हैं, भारत में कन्याकुमारी कहाँ है? कन्याकुमारी यहाँ है। तो क्या कह रहा है? ये भूमध्य रेखा है, तो भूमध्य रेखा क्या होगा? उत्तर होगा ना, तो भूमध्य रेखा के ये उत्तर हो जाएगा। ऐसे प्रश्न पूछेगा भारत में मकर रेखा कहाँ है? तो मकर रेखा कहाँ है? भूमध्य रेखा के दक्षिण, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका भूमध्य रेखा के उत्तर, यहाँ कन्याकुमारी। पूछ देगा श्रीनगर कहाँ है? तो कर्क रेखा के ऊपर। इसीलिए कह रहा था ये चित्र आपको याद होना बहुत ही जरूरी है। नेक्स्ट आइए, मानव का रक्त किस प्रकार के उत्तक का उदाहरण होता है? पेशी उत्तक, उपकला उत्तक, संयोजी उत्तक और तंत्रिका उत्तक। याद रखिएगा, मानव का रक्त जो है संयोजी उत्तक का बना होता है। अब भी अगर आपका जीएस में कुछ तैयार नहीं है तो अभी कुछ अब ज्यादा तैयार करने की कोशिश मत करिए, समय कम है। मेन पॉइंट को पढ़िए, जैसे कोई भी विशेषज्ञ से जहां भी पढ़ रहे हो आपको उसी में से क्वेश्चन फंस जाएगा। जो मैं बोल रहा हूँ लिख रहा हूँ आप यहीं से देखिएगा, मैक्सिमम क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, ठीक है। मानव के रक्त का पीएच कितना होता है? कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। यदि आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ा अंग जो है मानव उत्तक क्या होता है? त्वचा होता है। सर से लेके पांव तक याद रखिएगा, त्वचा होता है, ठीक है। क्या आपको लगता है कि सब्जेक्ट तो तैयार है लेकिन जीएस डुबो देगा? मैं जानता हूं आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन बिना सही प्रैक्टिस के वो मेहनत अधूरी है, क्योंकि अभ्यास करने से ही पूर्णता आती है। इसीलिए मैंने तैयार की है LTGS कुंजी टेस्ट सीरीज। इसमें आपको मिलेंगे आयोग के पैटर्न पर आधारित ऐसे सवाल, हर प्रश्न का सटीक विश्लेषण, ताकि एक सवाल से 4 नए फैक्ट्स तैयार हों। इसमें मैंने अपने वर्षों के अनुभव को झोंक दिया है, ऐसे प्रश्न जो एग्जाम हॉल में आपको कॉन्फिडेंस देंगे। LTGS टेस्ट सीरीज में आपको मिलेगा आयोग द्वारा पूछे गए सिलेबस के अनुसार महत्वपूर्ण प्रश्न की प्रैक्टिस, साथ ही चैप्टर वाइज प्रश्नों की श्रृंखला, डाउनलोड एवं प्रिंट की सुविधा भी। और कीमत भी सबसे कम, सिर्फ 99 रुपए। जी हां, सिर्फ 99 रुपए में पूरे जीएस का निचोड़। देखिए, मौका बार बार नहीं मिलता। 99 रुपए मायने नहीं रखता, लेकिन LT ग्रेड की वो एक सीट बहुत मायने रखती है। अब चिंता छोड़िए, आदित्य क्लासेस की टीम लेकर आया है आपके लिए LTGS कुंजी टेस्ट सीरीज। ये सिर्फ एक टेस्ट सीरीज नहीं, आपकी सफलता की असली कुंजी है। तो इंतजार किसका? अभी नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें, ऐप डाउनलोड करें और जीएस कुंजी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें। तो सोचिए मत, 99 रुपए बचाकर रिस्क मत लीजिए। अभी आदित्य क्लासेस एग्जाम गुरु ऐप डाउनलोड कीजिए और आज ही अपनी तैयारी को फाइनल टच दीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। किसी अन्य जानकारी के लिए आप कॉल या व्हाट्सएप करें 9795962010। आइए नेक्स्ट इसमें लोग आते हैं, सबसे अधिक प्रदूषण फैलाने वाली गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड, क्या ये फैलाती है सबसे अधिक प्रदूषण?
कार्बन मोनोऑक्साइड CO क्या ये फैलाती है, या सल्फर डाइऑक्साइड ये फैलाती है, या मीथेन ये फैलाती है? अब बताइए सबसे अधिक प्रदूषण कौन सा फैलाता है? तो सबसे अधिक प्रदूषण कार्बन मोनोऑक्साइड गैस फैलाता है। कैसे फैलाता है ध्यान से देखिएगा। इसे दमघोटू गैस के नाम से भी जानते हैं। कौन सा गैस जानते हैं? दमघोटू गैस जानते हैं। क्यों? क्योंकि जो ये लकड़ी के जलने से सिगरेट के धुओं में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस पाया जाता है, कोयला के जलने से भी पाया जाता है। जब मानव सांस लेता है, सांस के द्वारा वायु के द्वारा जो है कार्बन मोनोऑक्साइड गैस फेफड़े में जाता है, और फेफड़े से क्या होता है, फेफड़े में रक्त शुद्ध होने के लिए आता है, और फेफड़े से क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस रक्त में हीमोग्लोबिन के माध्यम से घुल जाता है और पूरे शरीर में धीरे धीरे फैलने लगता है। इसीलिए इसे दमघोटू गैस कहते हैं। कुछ देर बाद व्यक्ति की दम घुटने से मौत हो जाती है। अक्सर आप न्यूज में सुने भी होंगे कि जाड़ों के दिनों में कुछ लोग रूम में अंगीठी जला के सोए और सुबह उनकी लाशें मिली। कारण क्या है? एक बैग मौत नहीं देता है, धीरे धीरे मौत देता है। याद रखिएगा, सबसे खतरनाक गैस है, इतना खतरनाक गैस है कि 50% अकेले जो है यही प्रदूषण फैलाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। इसीलिए भारत सरकार सार्वजनिक स्थानों पे सिगरेट पीना मना कर दी है। याद रखिएगा, सिगरेट पीने वाले से भी ज्यादा नुकसान जो है सिगरेट सूंघने वाले का है। लेकिन अब क्या हालत हुआ है, न्यूज सुन रहे होंगे, 8 सिगरेट रोज जो है पीने के बराबर है प्रदूषण। इसमें इतना फैला हुआ, राजधानी से लेकर हर जगह फैला हुआ है। न्यूज सुन भी रहे होंगे। कार्बन डाइऑक्साइड के विषय में आप क्या जानते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? सबसे भारी गैस है। याद रखिएगा, सबसे भारी गैस है। और क्या है? आग बुझाने में, याद रखिएगा, आग बुझाने में सहायक गैस कौन सा है? कार्बन डाइऑक्साइड। यही पृथ्वी को गर्म करता है, पृथ्वी को गर्म करता है। याद रखिएगा, ग्रीन हाउस इफेक्ट में सबसे बड़ा इसका योगदान है। आप जो है ठंडा पीते हैं, सोडा पीते हैं, तो सोडा वाटर में क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है। पौधों के लिए याद रखिएगा, यही एक ऐसा गैस है जो जीवनदायी गैस है, हानिकारक लाभकारक दोनों गैस है। पौधों के लिए जीवनदायी गैस है, मनुष्य के लिए ठीक नहीं है। सल्फर डाइऑक्साइड को क्या बोलते हैं भाई? सल्फर डाइऑक्साइड को क्रेकिंग गैस कहा जाता है। क्रेकिंग गैस क्योंकि ये पीली लौ के साथ जलती है, और ये गैस जहां गिर जाए, जिसके ऊपर गिर जाए, उसको क्रेक करना शुरू करती है। जैसे ये गैस जो है तमिलनाडु के जो है, सॉरी, ये गैस आगरा के ताजमहल के ऊपर गिर रही है। पीली, ताजमहल का रंग पीला हो रहा है, छरड़ हो रहा है। सल्फर डाइऑक्साइड गैस सबसे अधिक कारखानों से निकलता है। मथुरा तेल रिफाइनरी से निकल रहा है, और मथुरा जिले के आसपास के जितने क्षेत्र होते हैं जहां इसका अधिक स्राव होता है, वहां गुद्देदार फल होते हैं, आलू होते हैं, या तरबूजा, खरबूजा कह सकते हैं। ये जो मुरब्बा बनाया जाता है, वो पेठा बनाया जाता है, वो अधिक होते हैं। याद रखिएगा, और जो पीली लौ के साथ जलती है। मीथेन को क्या कहा जाता है? मार्स गैस के नाम से जाना जाता है, मंगल गैस के नाम से जाना जाता है। मंगल पे ये होता है। गोबर गैस भी के नाम से भी जाना जाता है। धान के खेतों से मीथेन निकलता है। जुगाली करने वाले पशुओं के मुंह से मीथेन निकलता है। दलदली भूमि से मीथेन निकलता है। CNG में 90% मीथेन होता है। और जो है कहा जाता है टायर फैक्ट्री से भी, टायरों से भी मीथेन होता है। आइए नेक्स्ट सत्र पे आते हैं। समाज में ठोस कचरे का जैव वैज्ञानिक विधि है। समाज में जो है ठोस कचरे का जैव वैज्ञानिक विधि क्या है? भूस्खलन, चूड़ीकरण, पल्वराइजेशन, कंपोस्ट तैयार करना और शेडिंग। आंसर हो गया, समाज में ठोस कचरे से जो है कंपोस्ट तैयार किया जाता है। सी आंसर इसमें से सही होगा। निम्नलिखित में से कौन एक वैधानिक संस्था है? बताया जाए, निम्नलिखित में से कौन एक वैधानिक संस्था है? क्या आंसर होगा? अब वैधानिक संस्था है क्या भाई? वैधानिक संस्था किसे कहेंगे? 1 मिनट बता रहे हैं। जिसका निर्माण संविधान बनते समय हुआ, उसका, जैसे वित्त आयोग का देखा जाए, वित्त आयोग का निर्माण कब हुआ? वित्त आयोग 15 मार्च 1950, 15 मार्च 1950 को। नीति आयोग का 1 जनवरी 2015 को। ठीक है। राष्ट्रीय विकास परिषद NDC का स्थापना 6 अगस्त 1952 को, 6 अगस्त 1952 को। चलिए, नीति आयोग, ठीक है। वित्त आयोग की स्थापना, ऐसे इसको हटा लीजिए, यहाँ थोड़ा सा, हाँ, इसका वर्णन किस में है? इसका वर्णन जो है 280 में, ये ऊपर वाला यहाँ लिख दिए थे। नीति आयोग 15 मार्च यहाँ देखेंगे 15 मार्च 1950 को, ठीक है। और वित्त आयोग जो है अनुच्छेद 280 में है। किसमें है? 280 में। याद रखिएगा, आंसर क्या होगा? वित्त आयोग होगा। ये सभी आप देखेंगे, भारत में जो संविधान लागू हुआ 26 जनवरी, कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। ये सभी आप देखेंगे 1950 के बाद जो है, 26 जनवरी 1950 के बाद लागू होता है, 1950 है, और ये संविधान में लागू हुआ था, इसीलिए इसे वैधानिक कहते हैं। इस बात को ध्यान दीजिएगा, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। ये तो कहानी वाला प्रश्न है, पता नहीं कोई यहाँ से एग्जाम में बाबा प्रश्न पूछता है। कहानी सुन लीजिए। सुभाष चंद्र बोस किस राजनेता को पराजित करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? भाई याद रखिएगा,
तो आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पट्टाभी सीतारामैया, जवाहरलाल नेहरू। तो पट्टाभी सीतारामैया। कहानी सुन लीजिए। 1939 में तिचुरी, तिचुरी कहाँ है पूछता है कभी कभी, जबलपुर के पास है, याद रखिएगा, जबलपुर के पास मध्य प्रदेश में, ठीक है, जबलपुर मध्य प्रदेश के पास है। इसमें क्या होता है, पट्टाभी सीतारामैया और जो है सुभाष चंद्र बोस जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनने के लिए उठते हैं, और जीतता कौन है, सुभाष चंद्र बोस। जैसे सुभाष चंद्र बोस जीत जाते हैं तो महात्मा गांधी का एक स्टेटमेंट आता है कि पट्टाभी की हार मेरी हार है। जब यह बात सुभाष चंद्र बोस सुनते हैं तो कहते हैं लाइए आपने ऐसा कहा तो मैं इस्तीफा दे रहा हूं, इस्तीफा देकर चले जाते हैं। फिर कहा जाता है पट्टाभी सीतारामैया आप अध्यक्ष बन जाइए। अब ये कहते हैं किस मुंह से हम अध्यक्ष बने, हार चुके हैं। तो फिर क्या होता है, अध्यक्ष बना दिया जाता है, किसको, राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बना दिया जाता है। याद रखिएगा। एक और कहानी एग्जामिनर बार बार पूछता है, एक और कहानी बार बार एग्जामिनर पूछता है, 1938 की घटना पता नहीं क्यों पूछता है, हरिपुरा, हरिपुरा पूछता है। हरिपुरा कहाँ है, गुजरात में है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 में हरिपुरा अधिवेशन होता है। उस अधिवेशन का अध्यक्ष भी सुभाष चंद्र बोस रहते हैं, और इसी अधिवेशन में राष्ट्रीय नियोजन समिति की स्थापना होती है। और राष्ट्रीय नियोजन समिति की स्थापना तो होती है, लेकिन राष्ट्रीय नियोजन समिति के अध्यक्ष कौन बनते हैं, तो जवाहरलाल नेहरू बनते हैं। यह भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो है पहली बार और आखिरी बार अगर अध्यक्ष बने थे महात्मा गांधी, तो कब बने थे, तो 1924 में बने थे। 1924 में बेलगांव में बने थे, बेलगांव अधिवेशन बने थे। और बेलगांव कहाँ है, कर्नाटक, कर्नाटक, नाटक करने वाला कर्नाटक, याद रखिएगा। आंसर क्या होगा इसमें से, आंसर इसमें से सी होगा। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन संगठन की स्थापना हेतु संयुक्त रूप से किसने प्रयास किया था, कोप 21 में, याद रखिएगा। जलवायु सम्मेलन जब कोप 21 हुआ था उसमें यह मुद्दा बना था, और किसने किया था, भारत और जो है फ्रांस से मिलकर। तो भारत की तरफ से कौन थे, मोदी थे, प्रश्न ये भी आता है। और फ्रांस के तरफ थे अल्वा थे, ठीक है, फ्रांसीसी को फ्रांसवा थे, फ्रांसवा ऐसे उनका नाम था, वो राष्ट्रपति थे वहां के। और ये दोनों लोग मिलके क्या करते हैं, 30 नवंबर 2015 को जो है भारत अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का निर्माण करते हैं। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ करते हैं, हेडक्वार्टर करते हैं गुरुग्राम। गुरुग्राम। आपके एग्जाम में प्रश्न आएगा कि 2025 में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का सम्मेलन कहाँ हुआ, तो नई दिल्ली में हुआ। यह भी पूछा जा सकता है कि पहली बार अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का जो है सम्मेलन कहाँ हुआ, वो भी नई दिल्ली में हुआ था। 2024 से लेकर 2026 तक भारत को इसका जो है मेजबानी आयोजन करने के लिए जिम्मेदारी दी गई है, याद रखिएगा। और जो है वर्तमान में इसको प्रहलाद जोशी जी देख रहे हैं, ठीक है। आइए नेक्स्ट आते हैं हम लोग। अगर इंद्र के नाम से भारत और रूस के बीच में एक युद्ध अभ्यास हुआ, किस नाम से, जो है इंद्र के नाम से हुआ। नेक्स्ट आइए, भारत पर आक्रमण करने वाले शासकों में प्रथम मुस्लिम शासक आक्रमणकारी कौन थे, मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद फिरदौसी, महमूद गजनवी। तो कौन थे, तो मोहम्मद बिन कासिम थे। ये कब आक्रमण किए थे, 712 में आक्रमण किए थे। प्रश्न ये भी आता है जब ये आक्रमण किए थे उस समय भारत पे राजा कौन था, तो राजा दाहिर था। थियरी वाली क्लास में देखिएगा, बहुत लंबा हो जाए बोलना, लेक्चर बोलना शुरू करूंगा तो शॉर्टकट में बताना चाह रहा हूं, बस ऐसे समझ लीजिए कि राजा दाहिर था, उसको जो है मोहम्मद बिन कासिम ने हरा दिया। 712 में पहली बार मुस्लिम आक्रमणकारी बना था कौन, मोहम्मद बिन कासिम बना था, ठीक है, याद रखिएगा। प्रश्न क्या आएगा, भारत में सबसे पहले जजिया कर, जजिया कर क्या है, जब कोई मुस्लिम शासक होता था तो गैर मुस्लिमों पे जजिया कर लगाता था, जब कोई हिंदू शासक होता था तो गैर हिंदुओं पे तमगा कर लगाता था। तो भारत में सबसे पहले जजिया कर किसने लगाया, मोहम्मद बिन तुगलक ने लगाया। ब्राह्मणों की जाति पर छोड़ दिया था जजिया कर, और 14 साल के बालक बालिकाओं पे छोड़ दिया था। लेकिन फिरोज शाह जब तुगलक आया उसने क्या किया, ब्राह्मणों पर भी लगा दिया, और क्या किया, जो है 14 साल के बच्चों पर भी लगा दिया, ब्राह्मणों पर भी लगा दिया, 14 साल के बच्चों को छोड़ दिया था। उसके बाद अकबर ने बंद किया, फिर औरंगजेब ने बंद किया। आखिरी में भारत में जजिया कर को बंद करने वाला शासक था मोहम्मद शाह रंगीला। रंगीला नाम क्यों था, क्योंकि महिलाओं में बहुत रुचि रखता था। मोहम्मद शाह रंगीला ने भारत में जजिया कर समाप्त कर दिया। और दूसरा काम क्या किया मोहम्मद शाह रंगीला, कि मुगलों के दरबार की भाषा फारसी थी तो फारसी से उसने क्या किया, उर्दू कर दिया। उर्दू के जनक वल्दिकनी, अंग्रेजी के जनक भारत में मैकाले, और संस्कृत के जनक पाणिनि, पाणिनि ने क्या लिखा, अष्टाध्यायी लिखा, ठीक है। उसके बाद देखेंगे मोहम्मद बिन तुगलक क्या किया, मोहम्मद बिन तुगलक भारत का पढ़ा लिखा मूर्ख शासक था। 5 ऐसी योजनाओं को लगाया जिसकी वजह से पढ़ा लिखा मूर्ख शासक कहा जाता है। फिरदौसी, याद रखिएगा, शाहनामा लिखा था। इसका भी कभी कभी आयोग पूछता है, शाहनामा जब शासक गजनवी था तो इसको इनाम देने के लिए कुछ कहा था, इनाम बाद में नहीं दिया और ये दुखी होकर आत्महत्या कर लिया, कह रहे नहीं पूछेगा।
ठीक है। गजनवी याद रखिएगा जो है मूर्तिभंजन कहा जाता था और भारत में 17 बार आक्रमण किया था। नेक्स्ट, निम्न में से किस नगर में राजकीय ललित कला एकेडमी अवस्थित है? किस नगर में? वाराणसी में, लखनऊ में, मथुरा में, इलाहाबाद में? क्या आप इसका आंसर जानते हैं? दे सकते हैं तो बताइए। तो याद रखिएगा जो है राजकीय ललित कला एकेडमी कहाँ स्थित है? तो ये लखनऊ में स्थित है। ठीक है। वाराणसी में क्या है? सब्जी अनुसंधान केंद्र। पूछ दे साग भाजी अनुसंधान केंद्र कहाँ है? अनुसंधान केंद्र अगर पूछ दे आपके एग्जाम में तो ये कहाँ है? ये आपका वाराणसी में है। मथुरा में क्या है? मथुरा वृंदावन का नाम सुने होंगे। यहाँ क्या है? मयूर अनुसंधान केंद्र कहाँ है? मथुरा में है। और इलाहाबाद में क्या है? इलाहाबाद में याद रखिएगा पुनर्वास जो है अनुसंधान केंद्र कहाँ है? इलाहाबाद में। ठीक है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 23 पे। प्रश्न बताना है आपको, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड का वैधानिक मान्यता कब मिला? कब मिला था बताना है आपको। यानी आंसर क्या? भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड की कब मिला? आंसर क्या होगा? 1992 में मिला। ठीक है। और 1956 में क्या हुआ था? यूजीसी की स्थापना हुआ था। 68 में क्या हुआ था? प्रथम शिक्षा नीति आया था। 86 में क्या हुआ था? द्वितीय शिक्षा नीति आया था। और तृतीय शिक्षा नीति कब आया? 29 जुलाई को आया। 29 जुलाई 2020 को आया। किसके सिफारिश पर? के कस्तूरीरंगन की सिफारिश पर। और क्या इसकी थ्री दिया गया? 5+5+4 पर थ्री दिया गया। सबसे पहले कहाँ लागू किया गया? सबसे पहले इसको कर्नाटक में लागू किया गया, याद रखिएगा। ठीक है। आइए नेक्स्ट प्रश्न, राष्ट्रीय एड्स शोध संस्थान 1 दिसंबर को मनाया जाता है एड्स दिवस, तो ये कहाँ स्थापित है? दिल्ली में, चेन्नई में, हैदराबाद, पुणे में? आंसर क्या होगा? पुणे में ये स्थापित है, याद रखिएगा। हैदराबाद में क्या है? पोषण अनुसंधान केंद्र पूछेगा, आप क्या आंसर देंगे? हैदराबाद में। चेन्नई में क्या है? राष्ट्रीय जैव विविधता याद रखिएगा, जैव विविधता से प्रश्न आ रहा है आजकल, अनुसंधान केंद्र है। नई दिल्ली में क्या है? मौसम विज्ञान, याद रखिएगा मौसम विज्ञान जो है अनुसंधान केंद्र कहाँ है? नई दिल्ली में है। नेक्स्ट है, नील नदी का वरदान किस देश को कहा जाता है? नील नदी का, विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी, विश्व की सबसे चौड़ी नदी अमेजन नदी, भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी, भारत की सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र नदी का और क्या क्या नाम है? दिहांग नदी नाम है। और क्या नाम है? सांगपुर नदी नाम है। और क्या नाम है? जमुना नाम है। और गंगा का और क्या नाम है? पद्मा नाम है। ठीक है। गंगा और जो है ब्रह्मपुत्र नदी जब मिल जाती हैं तो इसका क्या नाम पड़ता है? पद्मा नदी। याद रखिएगा राष्ट्रीय नदी बांग्लादेश का पद्मा नदी है। तो नील नदी का वरदान किसे कहा जाता है? मिस्र देश को कहा जाता है। आपसे एक प्रश्न पूछें, स्क्वेंडियन सिटी कहाँ किसे कहते हैं? स्क्वेंडियन सिटी के विषय में बताइए कमेंट बॉक्स में। जहां अम्ल वर्षा सबसे अधिक होती है। तो अम्ल स्क्वेंडियन सिटी कौन कौन होता है? पहला नॉर्वे, उसके बाद स्वीडन, फिर कौन सा? फिनलैंड, फिर कौन सा? डेनमार्क, फिर कौन सा? आइसलैंड। सबसे उत्तर में कौन सा है? आइसलैंड। इसकी राजधानी क्या है? रिक्जाविक। यहां से आर्कटिक रेखा गुजरती है। स्क्वेंडियन सिटी पूछेगा, अम्ल वर्षा अनुसंधान केंद्र, अंतरराष्ट्रीय अम्ल वर्षा अनुसंधान केंद्र कहाँ है? ओस्लो में है। ओस्लो किसकी राजधानी? नॉर्वे की। यहाँ क्या है? अंतरराष्ट्रीय अम्ल वर्षा अनुसंधान केंद्र कहाँ? नॉर्वे, ओस्लो में है, याद रखिएगा। ठीक है। और स्वीडन का नाम जानते होंगे। सबसे पहले स्वीडन में क्या हुआ था? जनगणना हुआ था। अभी सबसे पहले आधिकारिक रूप से कैशलेस देश कौन सा बना? स्वीडन बना। ये करंट अफेयर के प्रश्न आएंगे। मेरे टेस्ट सीरीज अगर आपने 99 में पर्चे कर लिया तो प्रश्न के साथ साथ ऑप्शन भी ध्यान से पढ़िएगा और सोल्यूशन भी दिया गया उसको भी पढ़िएगा। समझ लीजिए रामबाण की तरह काम करेगा और बच्चों से आपको आगे निकाल देगा। जीएस में जहां 20-25 प्लस से ऊपर गए आप जो है प्री के लिए सिलेक्ट हो जाएंगे, याद रखिएगा। क्या आपको लगता है कि सब्जेक्ट तो तैयार है लेकिन जीएस डुबो देगा? मैं जानता हूं आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन बिना सही प्रैक्टिस के वो मेहनत अधूरी है, क्योंकि अभ्यास करने से ही पूर्णता आती है। इसीलिए मैंने तैयार की है LTGS कुंजी टेस्ट सीरीज। इसमें आपको मिलेंगे आयोग के पैटर्न पर आधारित ऐसे सवाल, हर प्रश्न का सटीक विश्लेषण, ताकि एक सवाल से 4 नए फैक्ट्स तैयार हों। इसमें मैंने अपने वर्षों के अनुभव को झोंक दिया है। ऐसे प्रश्न जो एग्जाम हॉल में आपको कॉन्फिडेंस देंगे। LTGS टेस्ट सीरीज में आपको मिलेगा आयोग द्वारा पूछे गए सिलेबस के अनुसार महत्वपूर्ण प्रश्न की प्रैक्टिस, साथ ही चैप्टर वाइज प्रश्नों की श्रृंखला, डाउनलोड एवं प्रिंट की सुविधा भी। और कीमत भी सबसे कम, सिर्फ 99 रुपए। जी हां, सिर्फ 99 रुपए में पूरे जीएस का निचोड़। देखिए, मौका बार बार नहीं मिलता।
₹99 मायने नहीं रखता, लेकिन LT ग्रेड की वो एक सीट बहुत मायने रखती है। अब चिंता छोड़िए, आदित्य क्लासेस की टीम लेकर आया है आपके लिए LTGS कुंजी टेस्ट सीरीज। ये सिर्फ एक टेस्ट सीरीज नहीं, आपकी सफलता की असली कुंजी है। तो इंतजार किसका? अभी नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें, ऐप डाउनलोड करें और GS कुंजी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें। तो सोचिए मत, ₹99 बचाकर रिस्क मत लीजिए। अभी आदित्य क्लासेस एग्जाम गुरु ऐप डाउनलोड कीजिए और आज ही अपनी तैयारी को फाइनल टच दीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। किसी अन्य जानकारी के लिए आप कॉल या व्हाट्सएप करें 9795962010। हल्के में जीएस को मत लीजिएगा। मेरा स्लोगन क्या है? विषय हो कोई टेस्ट दो यही, विषय दो कोई टेस्ट दो यही, पहला क्लास से यही से चिपक जाओ। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1950, 26 जनवरी 1947 और जो है कह सकते हैं 26 जनवरी 1950। यानी भारतीय संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को। लेकिन भारतीय संविधान कब अंगीकृत हुआ, कब बन के तैयार हुआ? ये 26 नवंबर 1949 को बन के तैयार हुआ। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि हम 15 अगस्त के, याद रखिएगा, 26 जनवरी से रावी नदी के तट पे जो है हम जो है झंडा फहराते आ रहे हैं, इसीलिए इसको 26 जनवरी के लागू करेंगे। एक प्रश्न ये भी आता है कि देश आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को और जो है भारतीय संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। इस बीच देश कैसे चला? प्रश्न ये भी है, बताइए इस बीच के देश कैसे चला? इस बीच देश जो है अंग्रेजों के 1935 अधिनियम से चला। यह भी प्रश्न याद रखिएगा, अंग्रेजों के 1935 के अधिनियम से चला। इसका विरोध किसने किया था? इसका विरोध जो है पंडित नेहरू ने किया था। और क्या कहा था? पंडित नेहरू ने कहा कि यह उस गाड़ी के समान है अधिनियम जिसमें सब कुछ नया है, इंजन ही नहीं है। लेकिन रीढ़ी किसने कहा? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा, रीढ़ी बताया, भारतीय संविधान रीढ़ी है इसका, क्योंकि 3 साल इसी के अनुसार देश चला, जस के तस इसको उतार दिया गया था। ठीक है। भारतीय संविधान में भारत का संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? प्रथम अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल और BR अम्बेडकर। ये प्रश्न कई लोग से गलत हो जाता है, आज भी गलत होता है, गलत मत करिएगा। यहाँ नहीं पूछ रहा है कि प्रथम जो है अस्थाई अस्थाई, सीधे अध्यक्ष पूछ रहा है, तो सच्चिदानंद सिन्हा देंगे, याद रखिएगा, सच्चिदानंद सिन्हा देंगे। राजेंद्र प्रसाद बड़े थे, ठीक है, अस्थाई या अस्थाई बने थे अलग बात है, और ठीक है। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भारत के प्रथम क्या थे? कानून मंत्री बने थे, भारत के प्रथम कानून मंत्री। पटेल क्या बने थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री बने थे, प्रधानमंत्री बने थे। और क्या बने थे? सूचना एवं प्रसारण मंत्री बने थे, याद रखिएगा, सूचना एवं प्रसारण मंत्री भी डॉक्टर वल्लभ पटेल बने थे। और भारत के प्रथम राष्ट्रपति, भारतीय इतिहास में आज भी लगातार दो बार राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी। ठीक है। नेक्स्ट आइए इसमें से, नेक्स्ट, भारतीय संविधान में कल्याणकारी राज्य के विचार के सम्मिलित किया गया है किससे में? प्रस्तावना में, मूल अधिकार में, 7वीं अनुसूची में, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। तो DPSP में, याद रखिएगा, DPSP में जो है सम्मिलित किया गया है। तो क्या DPSP वाद योग है? ये बार बार प्रश्न पूछा जाता है। DPSP याद रखिएगा, और प्रस्तावना वाद योग नहीं है। कई बार एग्जाम में आ चुका है, वाद योग नहीं है, लेकिन मूल अधिकार को बाद में वाद योग कर दिया गया, याद रखिएगा। और 7वीं अनुसूची में इसका वर्णन है, ठीक है, सूचियों का वर्णन है। नेक्स्ट आइए इसमें से, भारतीय मुद्रा के 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? कमेंट बॉक्स में बताएंगे आप। तो RBI के गवर्नर का होता है। कौन है RBI के गवर्नर? 26वें क्रम के कौन है? और भारत सरकार के वित्त मंत्री कौन है, बताइए? और भारत सरकार के नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के सचिव कौन है? तो वित्त मंत्रालय के सचिव कौन है? अजय सेठ हैं, अजय सेठ हैं। और सरकार के नीति आयोग के अध्यक्ष हमेशा प्रधानमंत्री होते हैं। वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण, आप जानते भी होंगे, निर्मला सीतारमण है वित्त मंत्री, सीतारमण है। और जो है RBI के गवर्नर कौन है इसमें? संजय मल्होत्रा है। कौन है? संजय मल्होत्रा है, याद रखिएगा। और इसमें 1 रुपए के नोट पे साइन किसका होता है? भारत के वित्त सचिव का होता है। बाकी सभी रुपए के नोट पे RBI के जो गवर्नर जो है साइन करते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक अस्तित्व में कब आया? 1 अप्रैल 1935, 1 अप्रैल 1939, 26 नवंबर 1949, 1 जुलाई 1950। कब आया? 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक जो है अस्तित्व में आया। 1934 के अधिनियम से RBI की स्थापना होती है। 1 जनवरी, याद रखिएगा, 1 जनवरी
49 को राष्ट्रीयकरण होता है। आरबीआई के प्रथम गवर्नर ओसबॉर्न स्मिथ होते हैं। कौन होते हैं? ओसबॉर्न स्मिथ होते हैं। आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर पूछेगा तो कौन होते हैं? सीडी देशमुख होते हैं। सीडी देशमुख होते हैं। एसबीआई की स्थापना अगर पूछ दे, एसबीआई की स्थापना 1 जुलाई को होती है। 1 जुलाई 1955 को होती है। और इंपीरियल बैंक को बाद में, इंपीरियल बैंक में 3 बैंक थे, उनको मिला के स्टेट बैंक की स्थापना होती है। ठीक है, वीडियो कैसा लगा फीडबैक आप जरूर दीजिएगा, मुझे इंतजार रहेगा आपके कमेंट बॉक्स का। मैं ही पढ़ता हूं, मैं ही जवाब देता हूं। और जो लोग टेस्ट नहीं लिए ले लीजिए, स्टार्टिंग के मात्र 500 बच्चों के लिए याद रखिएगा। और 99 रुपए में है, सिर्फ प्रचार के नाम पे 99 दिया जाता है। कोई भी मेरी क्लास और टेस्ट देख लीजिए, रिकॉर्ड में जो है 999 से नीचे नहीं होती है। जिनको पहले लेना ले लीजिए, 3 महीना वैलिडिटी है। अपने प्ले स्टोर से आदित्य क्लासेस एग्जाम गुरु डाउनलोड करिए, या इस नंबर पे लिंक मांगिए, आपको टीम द्वारा लिंक भेज दिया जाएगा। इसमें फ्री पीडीएफ और डाउनलोड टेस्ट कर सकते हैं। सैकड़ों की संख्या में आपको टेस्ट मिलेगा। इसी टेस्ट के माध्यम से आपको आदित्य क्लासेस एग्जाम गुरु चैनल कैसा है यूट्यूब को बता दिया जाएगा। याद रखिएगा, जी बैच ले सकते हैं। जिनको एलटी, जीडीसी, जीआईसी तीनों पढ़ना है, 1 साल की बड़ा पापा बैच ले लीजिए। टक्कर बैच नाम है, हिंदी इंग्लिश दोनों में सभी बैच रहेंगे। और जो है 999 में इसको ले सकते हैं। पूरा इसमें कंप्लीट पैकेज है। और इसमें देख सकते हैं, ये बुक भी ले सकते हैं। और 50% बुक अभी ऑफ चल रहा है, डिलीवरी चार्ज फ्री है। जो लोग नहीं जुड़े हैं जुड़ जाइए। और ठीक है, इसी के साथ क्लास को ओवर करते हैं। क्लास कैसा लगा? दूसरी क्लास तुरंत आपको मिलने जा रही है जल्द ही। तो पहला क्लास कैसा लगा, आप सबसे गुजारिश है आप फीडबैक जरूर दीजिएगा। फिर उसी के अनुसार मैं दूसरी क्लास तैयार करके आपके सामने लाऊंगा। मेरा पूरा वादा है, मेरी आवाज लगातार चलती रह रही है। और मुझे खांसी भी हो चुका है, लगातार आवाज गवाह है इस बात का। तो मैं हृदय की गहराई से चाहता हूं कि आपका प्री जो है एलटी ग्रेड प्री जीएस का निकल जाए इस क्लास के चैनल के वजह से। ठीक है, आप सबने इतनी देर तो मेरी क्लास को देखा, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। क्या आपको लगता है कि सब्जेक्ट तो तैयार है लेकिन जीएस डुबो देगा? मैं जानता हूं आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन बिना सही प्रैक्टिस के वो मेहनत अधूरी है, क्योंकि अभ्यास करने से ही पूर्णता आती है। इसीलिए मैंने तैयार की है LTGS कुंजी टेस्ट सीरीज। इसमें आपको मिलेंगे आयोग के पैटर्न पर आधारित ऐसे सवाल, हर प्रश्न का सटीक विश्लेषण, ताकि एक सवाल से 4 नए फैक्ट्स तैयार हों। इसमें मैंने अपने वर्षों के अनुभव को झोंक दिया है, ऐसे प्रश्न जो एग्जाम हॉल में आपको कॉन्फिडेंस देंगे। LTGS टेस्ट सीरीज में आपको मिलेगा आयोग द्वारा पूछे गए सिलेबस के अनुसार महत्वपूर्ण प्रश्नों की प्रैक्टिस, साथ ही चैप्टर वाइज प्रश्नों की श्रृंखला, डाउनलोड एवं प्रिंट की सुविधा भी। और कीमत भी सबसे कम, सिर्फ 99 रुपए। जी हां, सिर्फ 99 रुपए में पूरे जीएस का निचोड़। देखिए, मौका बार बार नहीं मिलता। 99 रुपए मायने नहीं रखता, लेकिन एलटी ग्रेड की वो एक सीट बहुत मायने रखती है। अब चिंता छोड़िए, आदित्य क्लासेस की टीम लेकर आया है आपके लिए LTGS कुंजी टेस्ट सीरीज। ये सिर्फ एक टेस्ट सीरीज नहीं, आपकी सफलता की असली कुंजी है। तो इंतजार किसका? अभी नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें, ऐप डाउनलोड करें और जीएस कुंजी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें। तो सोचिए मत, 99 रुपए बचाकर रिस्क मत लीजिए। अभी आदित्य क्लासेस एग्जाम गुरु ऐप डाउनलोड कीजिए और आज ही अपनी तैयारी को फाइनल टच दीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। किसी अन्य जानकारी के लिए आप कॉल या व्हाट्सएप करें 979 5962 010।